नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है नई कांग्रेस नए क्षत्रप। इसको इस तरह से समझिए क्योंकि वक्त की कमी है। दो महत्वपूर्ण कार्यक्रम बधाई के साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की स्थापना के आप सबको, जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, बहुत शुभकामनाएं स्थापना दिवस की। और अपने अपने राज्यों के प्रति जो नागरिक बोध है वो हमारे भीतर बना रहे, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। सरकारों का दायित्व और संबंधित एजेंसियों का दायित्व अपनी जगह है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण है। तो नई कांग्रेस नए क्षत्रप से आशय ये है, इसको समझ लीजिए इस तरह से कि पुरानी पत्तियां झरती हैं, चाहे परिवार हो, संगठन हो, और कई बार स्वेच्छा से वो नई जनरेशन के लिए जगह छोड़ती हैं। मध्य प्रदेश में भी अब जो क्षत्रपों की नई पीढ़ी है, आप अरुण यादव कह सकते हैं, जो निमाड़ रीजन को जिसकी जिम्मेदारी है। सज्जन सिंह वर्मा भले ही उम्र दराज नेता हों, हालांकि लगते बिल्कुल नहीं हैं, शुभकामनाएं उनको। वो मालवा में देखने की एक जिम्मेदारी उनकी है। दिग्विजय सिंह जी, जिसको हम पहले कहते थे कि भोपाल या मध्य भारत का जो क्षेत्र था, अब जयवर्धन सिंह जी उस जिम्मेदारी के साथ हैं। और विंध्य रीजन में निश्चित तौर पर रिसेंटली जो निकाय चुनाव और रीवा में जो कांग्रेस के महापौर की जीत हुई है, अजय सिंह एक महत्वपूर्ण किरदार वो हमेशा से रहे हैं, लेकिन अब वो कांग्रेस के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण ग्वालियर चंबल, जहां सिंधिया जी के कांग्रेस से हटने और बीजेपी में शामिल होने के बाद डॉक्टर गोविंद सिंह एक ऐसा चेहरा है कि बहुत उन पर दबाव भी है और जिम्मेदारी भी है कि क्या वो सिंधिया जी की जगह ले पाएंगे। और पुराने क्षत्रप जो होते थे, चाहे आप अर्जुन सिंह जी की बात करिए, दिवंगत नेता हैं, अब दिग्विजय सिंह जी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में हैं, केंद्र की राजनीति में अब वो हैं, उतना दायित्व तो समय नहीं दे पाएंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि नए ये क्षत्रप क्या पुराने क्षत्रपों की, चाहे विद्याचरण जी की बात करें जो छत्तीसगढ़ होने के बाद वहाँ चले गए थे, मोतीलाल वोरा जी हैं, बहुत सारे श्यामाचरण शुक्ला जी हैं, माधवराव सिंधिया साहब रहे, तमाम बड़े नेता हैं। तो नए क्षत्रप नई कांग्रेस कैसे देखेंगे, किस तरह से डील करेंगे, इस पर हम बात करेंगे। पहले वो 3 सवाल जिनके इर्द गिर्द हम कोशिश करेंगे कि इस बहस को केंद्रित रखें। सवाल नंबर 1, क्या दिग्विजय का लेटर नए क्षत्रपों को जिम्मेदारी देने की तरफ इशारा है? सवाल नंबर 2, क्या नई कांग्रेस के नए क्षत्रप 2023 में कमाल दिखा पाएंगे? सवाल नंबर 3, क्या कांग्रेस के नए क्षत्रप पुराने क्षत्रपों की तरह बीजेपी से मुकाबला कर पाएंगे? तो ये वो महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द हम रहेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। स्टूडियो में मेरे साथ हैं संदीप पौराणिक जी, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत स्वागत है। अब्बास हफीज साहब हैं, युवा नेता, प्रवक्ता, उपाध्यक्ष कांग्रेस मीडिया विभाग के। रजनीश अग्रवाल जी हैं, युवा नेता, प्रदेश मंत्री, और हमेशा की तरह प्रवक्ता का धर्म वो निभाते ही हैं। संदीप जी, ये समझाइए मुझे कि क्या नए क्षत्रप 2023 में कांग्रेस की उम्मीदों को पूरा करने के लिए पूरा जोर लगाते, प्रयास उनका होगा ही, लेकिन फिर भी जो जिसको कहा जाता है कि हमेशा ओल्ड इज गोल्ड, और नई पीढ़ी के सामने ये चुनौती होती है कि अगर आप कर सकते हैं तो जैसा अर्जुन सिंह जी ने किया, जैसा दिग्विजय सिंह जी ने किया, जैसा माधवराव जी ने किया, क्या आप वैसा कर सकते हैं? इस तरह का एक दबाव स्वाभाविक तौर पर आता है। तो ये जो क्षत्रपों की अब एक हम परिवर्तित पीढ़ी भी देख रहे हैं या देखने जाएंगे या जा रहे हैं, किस तरह से आप इसको देखते हैं? अरुण यादव जी हैं, जयवर्धन जी हैं, अजय सिंह जी हैं, और सबसे महत्वपूर्ण है डॉक्टर गोविंद सिंह जी। शरद जी, मूल कारण यह है कि दौर बदल रहा है, तो राजनीतिक दल भी अपनी पीढ़ी का हस्तांतरण कर रहे हैं, क्योंकि उनके सामने जो राजनीतिक दल है वो नई पीढ़ी पर पूरा दाव लगा रहा है, दिख भी रहा है। मध्य प्रदेश की अगर हम राजनीति की बात करते हैं, जहां हम कांग्रेस में जाते हैं तो ये युवा चेहरे जरूर हैं, लेकिन इनके सामने चुनौतियां कहीं ज्यादा हैं। अगर आप दिग्विजय सिंह जी, अर्जुन सिंह, माधवराव सिंधिया से तुलना करते हैं तो इन नेताओं के पास सबसे बड़ी कमी है फॉलोइंग की। इनके पास वैसे फॉलोवर इनके पास नहीं है जो राजनीतिक दल के तौर पर जमीन पर काम कर सकें। पहले तो इन्हें फॉलोइंग डेवलप करनी होगी, मुझे लगता है, उसके बाद ये पार्टी के लिए बहुत कुछ काम कर पाएंगे। ये बात बिल्कुल सही है कि चाहे अरुण यादव हो, जयवर्धन सिंह हो, गोविंद सिंह हो, इनका प्रभाव अपने अपने इलाके में तो है,
लेकिन उस प्रभाव के साथ ही लोगों को कैसे जोड़ पाएंगे? क्योंकि वर्तमान दौर में जो दिखता है, चाहे किसी भी हम नेता की बात कर लें, अगर दिग्विजय सिंह जी की बात करते हैं तो आप कहते हैं 25 विधायक 30 विधायक हमेशा उनके साथ रहते हैं या साथ देते नजर आते हैं। क्या इन नेताओं के साथ भी ऐसी स्थिति है? ये बड़े मुकाबला रहेगा राजनीतिक दलों में, लेकिन इन युवाओं को वो भी तैयारी करनी पड़ेगी, उनके फॉलोअर डेवलप करें हों और वो जमीन पर संघर्ष करते भी नजर आए। इन नेताओं में जमीन पर संघर्ष करने की क्षमता हम कहें तो कम दिखती है थोड़ा सा। जी, लेकिन ये भी है कि इनको मौका भी शायद अब मिल रहा है, क्योंकि पुरानी पीढ़ी के वो क्षत्रप और दिग्गज नेता जिनके साथ फॉलोइंग भी थी और जिनका टिकट दिलाने में, क्योंकि जो टिकट दिलाए वही कार्यकर्ता मन भाए, नेता का ये एलिमेंट बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अब इस कसौटी पर 2023 के चुनाव में अरुण यादव जी, डॉक्टर गोविंद सिंह, अजय सिंह जी, जयवर्धन जी, ये कितने खरे उतरते हैं, ये इनको एक क्राउड पुलर विद इन दी पार्टी लीडर के तौर पर इस्टेब्लिश करेगा। ये एक बड़ा निश्चित तौर पर सवाल है। रजनीश जी, आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि क्षत्रप कल्चर जो है वो कांग्रेस में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। जैसे आपकी पार्टी में एक यूनाइटेड होकर एक ही लीडर के साथ या प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के तमाम बड़े लीडर के साथ चलने का है, लेकिन कांग्रेस का ये कल्चर एक आरंभ से रहा है, जो कांग्रेस की ताकत भी है और कई बार कमजोरी भी बनता है, कई बार ताकत और कुछ बार कमजोरी भी। बहरहाल, आप किस तरह देखते हैं कांग्रेस के इन नए क्षत्रपों को? और चूंकि उनके लिए ये अस्तित्व का प्रश्न है, अपने को स्टैब्लिश करना है चुनाव के पहले, तो जोर वो पूरा लगा रहे हैं। जी, मुझे लगता है कि आज आप है, क्योंकि कांग्रेस का नेताओं का आकलन करना पड़ेगा। जिन क्षत्रपों का आप उल्लेख कर रहे हैं उनके संदर्भ में हमें निश्चित तौर पर मीमांसा करना पड़ेगी, चाहे वो नए क्षत्रप हो या पुराने क्षत्रप हो। कांग्रेस का तो इन्हीं की दृष्टिकोण से आकलन हो सकता है। जो आपने अभी क्षत्रपों के नाम गिनाए, कमोबेश कई पुरानी उम्र के हैं, कई नए नए अभी उन्होंने जो कहें कि अप्रत्यक्ष तौर पर अघोषित तौर पर ताजपोशी जैसी हुई है। लेकिन जो पुराने क्षत्रप हैं उनको तो अचानक से मौका मिल गया, उनका कभी वो विस्तार उनके नेतृत्व के तौर पर उनके क्षेत्रों में रहा ही नहीं। डॉक्टर गोविंद सिंह जी का आपने उल्लेख किया, ये उनका नहीं रह पाया ना, वो चाहे वो दिग्विजय सिंह जी के कारण हो या उस समय जब ज्योतिरादित्य जी वहां थे तो उनके कारण हो, वो उनका विस्तार नहीं बन पाया नेतृत्व का। अजय सिंह जी, राहुल भैया को नेता प्रतिपक्ष के नाते हो या वैसे ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के तौर पर हो, क्या फीडबैक है आप सबके सामने है। रीवा या बिंद लगातार भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रहा है और वो अपने तौर पर वहां जो क्षत्रप के नाते स्थापित करना चाहिए था कांग्रेस को नहीं कर पाए। मैं एक एक करके सबको गिना सकता हूं, लेकिन कुल मिलाकर ये है कि जो बात पौराणिक जी ने कही, दौर बदल गया, पैटर्न बदल गया, पद्धतियां बदल गई राजनीति की। आज राजनीति का अलग स्टाइल है, राजनीतिक कार्यकर्ता भी अलग ढंग से सोचता है। अब इनके पास में वो भाग और साख नहीं बची, इनके पास में स्वयं त्याग करके, स्वयं संघर्ष करके, जिन शब्दों को आपने उल्लेख किया, वो जो से नेतृत्व पनपता है, उस नेतृत्व के नीचे कई सारे कार्यकर्ता खड़े होते हैं, तैयार होते हैं और कार्यकर्ताओं का निर्माण किया जाता है। कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, कोई भी दो राजनीतिक दल हो, तो वो भी नहीं बचा। जिन्होंने खुद नहीं बनाया, जिन्होंने खुद उनको नहीं रोपा, उनके संघर्ष में उनके आड़े गाड़े दिनों में साथ नहीं दिया, तो वो कैसे उनके रहनुमा बन सकते हैं। तो क्षत्रपों की छतरियों में छेद हो गए। पहले का समय कुछ और था, भैया ने कह दी तो हम भैया की मानेंगे, चाहे ऐसी कही चाहे वैसी कही। अब वो दौर नहीं बचा, भैया ने कह दी हम तो अपनी मानेंगे, और कई बार कई दफे हमें और आपको देखने भी मिला है। चलिए, तो बीजेपी की तरफ से रजनीश जी का ये मानना है, हफीज साहब, की क्षत्रपों की छतरियों में छेद है और इस वजह से संग्रहण जैसी किसी व्यवस्था की तरफ उनका बढ़ना मुमकिन नहीं लगता है। बरा, आप क्या सोचते हैं, क्या कहना है आपका? जी, कभी कभी भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी पीड़ा को बताने के लिए कांग्रेस के नाम का सहारा ले लेते हैं। आज सबसे बड़ा विषय यह है, कांग्रेस पार्टी के हर क्षेत्र के नेता की एक ही संकल्प है उनका कि वो किस तरह से कमलनाथ जी की सरकार को दोबारा लाएं, मध्य प्रदेश की जनता को और मजबूत करें, कांग्रेस की सरकार कैसे बने। आज सबसे बड़ा विषय यह है कि जो लोग बड़ी बड़ी बातें बीजेपी में बैठ के करते हैं, वहां तो क्षत्रप बनने की लड़ाई चल रही है। वहां तो यह चल रहा है कि ग्वालियर चंबल का क्षत्रप कौन होगा।
सिंधिया जी रहेंगे या नरेंद्र सिंह तोमर जी रहेंगे या हमारे नरोत्तम मिश्रा जी बनेंगे, ये तो आपसी खींचतान में लगे हुए हैं। जहां से रजनीश जी का जो क्षेत्र है बुंदेलखंड, वहां पर कुछ क्षत्रपों की लड़ाई चल रही है कि सिंधिया समर्थक मंत्री गोविंद सिंह राजपूत क्षत्रप बन के उभरेंगे या भूपेंद्र सिंह जी बनेंगे या गोपाल भार्गव जी बेचारे शायद अब लड़ाई से ही बाहर हो गए हैं कि उन्होंने कहा कि इस स्तर पर नहीं लड़ना चाहिए। ऐसे ही महाकौशल तो खाली कर दिया, क्षत्रप कौन है? अजय विश्नोई जी कह रहे हैं भैया सुन लो हमारी, न मंत्री बनाएंगे न क्षत्रप घोषित कर पाएंगे उनको, न वो अपने आप को बता पाएंगे। वो खुद कह रहे हैं मैं कार्यकर्ताओं को कैसे समझाऊं, चिट्ठी तो उन्होंने बहुत बड़ी लिख दी थी कि आमजन नहीं समझेगा। मैं समझ सकता हूं शिवराज जी आपकी मजबूरी को। उमा भारती जी तो प्रदेश के अंदर क्षत्रप छोड़िए कहीं एक सीट तलाश रही है, कैसे वो कहीं चुनावी राजनीति में या मुख्य धारा के यहाँ दोबारा लौट आए। तो उनकी आवाज अगर नहीं है तो वो तो बार बार इनकी सरकार पे हमलावर है। अब यहां पर अगर देखा जाए तो विंध्य पूरा अपने आप में खाली हो चुका है, नेता ही नहीं बचा रहे हैं। राजेंद्र शुक्ला जी क्षत्रप बन के उभर रहे थे तो उनके पर काट दिए गए, नहीं आप रहो साइड के अंदर भी सिंधिया समर्थक मंत्रियों को मौका देना है। तो गुटबाजी है, ये गुटबाजी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कामकाज के ऊपर फर्क डाल रही है। और आज इनमें गुटबाजी और क्षत्रप बनने की लड़ाई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन गुटबाजी जब सरकार के अंदर आ जाती है तो जनता को फर्क पड़ता है और जनता परेशान होती है, क्योंकि जनता को यह दिखता है कि हम अपेक्षित हैं, हमें ये नहीं मिला है, विंध्य को ये नहीं मिला, विंध्य को मंत्री नहीं मिल पाए, विंध्य को अध्यक्ष देना पड़ा आखिरी के अंदर। लेकिन वो भी क्या, उनकी क्या पोजीशन रही सब जानते हैं, उससे क्या फायदा क्षेत्र में हुआ। महाकौशल के अंदर बराबर जनता के बीच के अंदर ये एक मैसेज है कि हमें अनदेखी करी गई है। एक पूरा का पूरा जो ताना बाना था, वो प्रदेश का जो बैलेंस था वो बिगाड़ के रख दिया। तो क्षत्रपों की लड़ाई जब पूरी हो जाएगी, जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में जाके बैठ जाएगी। आज हमारे यहां पर हर एक क्षेत्रीय नेता की एक ही कोशिश है, कमलनाथ जी की सरकार कैसे बने। चिट्ठी की बात कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी ने एक बड़ा दिल करके बताया है कि सिर्फ लीडरशिप जो हमारी है कमलनाथ जी खड़गे जी की, उनका आए। इनके यहाँ तो चिट्ठी बम रोज आना जारी होता है, तो वो बड़ा विषय है जिस पर चर्चा होनी चाहिए इनकी। भला दोनों ही पार्टियों के हमारे युवा साथियों ने एक दूसरे की कमजोरियों को गिनाने में, तथाकथित कमजोरियों को गिनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। लेकिन दोनों ही संजीदा राजनेता हैं और ये अच्छे से जानते हैं कि प्रतिपक्षी टीम की तथाकथित कमजोरियां मदद करती हैं चुनाव में, लेकिन चुनाव या कोई भी मैच या जीवन संग्राम भी अपनी दम पर ही जीता जाता है, अपनी पर्सनल स्ट्रेंथ पर ही जीता जाता है। जो आपका पर्सनल एक शक्ति, आपकी आत्मिक भीतर की एक ताकत होती है। संदीप जी, अगर मैं हफीज साहब के स्टेटमेंट की तरफ देखूं तो मैं इससे बहुत नाइत्तेफाकी चंद महीनों पहले से मैं कह रहा हूं, आज से 6 महीने पहले कांग्रेस के क्षत्रपों के सुर अलग अलग थे। मेरे ख्याल से 1 साल के भीतर ही हमने ये सुना कि क्या आपसे पूछ कर जाएंगे मुख्यमंत्री से मिलने, पूछना पड़ेगा। तो जवाब आता है दैट इज ट्रू। कमलनाथ जी कहते हैं बिल्कुल सही है। जिस समय खंडवा लोकसभा चुनाव का टिकट या नहीं मिलता है या जो भी कारण होता है, अरुण यादव जी के स्वर अलग थे कि पार्टी में बात होनी चाहिए, एक डिस्कशन का जो फोरम था, फिर उसका समर्थन अजय सिंह जी भी करते हैं। लेकिन 6, 7, 8 महीनों से ये स्वर हमने नहीं सुने हैं कांग्रेस में। तो क्या ये फौरी तौर पर हुई एक एकजुटता आप देखते हैं, या कांग्रेस समझ गई है कि उनके इसी तरह के बयानों का अर्थ बीजेपी बहुत फायदा लेती है और जनता की तरफ जिस तरह इन बयानों को कांग्रेस के नेताओं के उछालती है, जनता भी भ्रमित होती है? शरद जी, बात बिल्कुल सही है कि एक बार फिर कांग्रेस ने कोशिश शुरू की है कि एकजुट हो जाएं। यही कारण है कि किसी तरह के विवादित बयान सामने नहीं आ रहे हैं। या ये भी हम कह सकते हैं कि कमलनाथ ने या तो निर्देश दिए हैं या सीधा एक जो चाबुक चलता है वो इशारा कर दिया जाता है, या तो वो स्थिति है। और कांग्रेस के नेता भी ये मान चुके हैं कि अगर हम एकजुट नहीं होंगे तो 2023 की लड़ाई हमारे लिए बहुत कठिन हो जाएगी। हमें याद करना पड़ेगा दिग्विजय सिंह जी का बयान भी, जिसमें उन्होंने कहा था अगर हम 2023 का चुनाव नहीं जीते या ताकत से नहीं लड़ी तो क्या हाल होगा हमारा। तो हमें यह लगता है कि चाहे कार्यकर्ता हो चाहे नेता, वो ये मान के चल रहा है कि उसकी अंतिम लड़ाई है एक प्रकार से 2023 की, क्योंकि अगर उसने एकजुट होकर नहीं लड़ी तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा आने वाला समय। और वही कारण है कि विवादित बयान नहीं आ रहे हैं, नेता अपने अपने इलाके में सक्रिय हैं और उनकी कोशिश है कि 2023 के चुनाव को बेहतर तरीके से लड़ा जाए। बिल्कुल, आपने ये बात ठीक कही। और हम भी अब्बास हफीज साहब अंदरूनी बैठकों का हाल यहाँ नहीं तबसरा उसका पेश नहीं करेंगे, लेकिन ये सही बात है कि अंदर की बैठकों में इस तरह के भावुक वक्तव्य नेताओं के आते होंगे कि ये डू और डाई की बैटल है। कमलनाथ जी हटे मध्य प्रदेश से तो क्या होगा, कैसे करेंगे आप, और ये चुनाव, अगर इस चुनाव में आप अगर कामयाबी की मंजिल की तरफ नहीं बढ़े
तो कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं की स्थिति क्या होगी। निश्चित तौर पर कई बार ये चीज़ें जब आप स्वयं को इस तरह से थोड़ा डराने की कोशिश करते हैं, और रजनीश जी मुझे याद आता है मैं एक एजेंसी में रहा और कप्तान सिंह सोलंकी संगठन महामंत्री थे और मैं उनके पास था और मैंने पहले भी ये बात कही और मैंने उनसे पूछा क्या खबर है, तो उन्होंने कहा आज बड़ी खबर दे रहा हूं आपको, आप लिखिए। वो प्रोफेसर थे तो उनका थोड़ा मिजाज इस तरह का होता था, आप लिखिए शरद जी। उन्होंने कहा बोलिए। उन्होंने कहा बीजेपी के कार्यकर्ता को ये भरोसा नहीं है कि वो 10 वर्षों की कांग्रेस की सरकार को अपदस्थ करके अपनी सरकार बना सकता है। मैं ठिठक गया। मैंने कहा साहब ये आप क्या बोल रहे हैं? बोले बिल्कुल जो आपने सुना वही कहा मैंने कहा इसका तो मैसेज बड़ा, फिर ऐसा नहीं हो कि आप पीछे हट गए। बोले ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैंने कहा फिर आप ये बयान दे क्यों रहे हैं? उन्होंने कहा मैं बीजेपी के कार्यकर्ता के मनोबल को जागृत करना चाहता हूं। तो कई बार ये भी एक तरीका होता है। जी रजनीश जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में अगर आप ये बात आज के संदर्भ में कह रहे हैं तो भाजपा का कार्यकर्ता एक्टिवेट भी है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वैचारिक संगठन के तौर पर सक्रिय भी है। आज हमारी केंद्र की और राज्य की सरकार की उपलब्धि नीति जो कार्यक्रम हितग्राही मूलक है उनके तहत हम हितग्राहियों से संपर्क संबंधी बना रहे, इसलिए आत्मविश्वास से भरे हुए भी है। रही बात कांग्रेस के मित्र ने जो बात कही, भाजपा में तो मैं छोटा जरूर हूं कार्यकर्ता के नाते, जिन बड़े नेताओं का उल्लेख किया, कोई किसी मुगालते में पार्टी में नहीं रहता। यहाँ कोई छत्रप कल्चर कभी पनप नहीं सकता। यहाँ कोई मुगालते में आ भी जाए तो चंद निर्णय में उनके मुगालते दूर भी हो जाते हैं। ये भाजपा में आज से नहीं, जनसंघ के जमाने से, जनता पार्टी के दौर से होते हुए आज तक कभी कहीं कतई सही कह रहे हैं। छत्रप तो छोड़िए, कोई रियासत और सियासत का मामला भी अगर आप देखें लंबे तौर पर प्रदेशों के तौर पर, तो अभी उनके भी मुगालते दूर हुए। मैं छोटा हूं, बड़ी बात कह रहा हूं। दूसरी बात यह जो भाजपा को जानते हैं वो पहचानते हैं। दूसरी बात जो आज की परिस्थिति है, निश्चित तौर पर कांग्रेस के आकलन के अपने ढंग से करना होगा। जो आप कह रहे हैं गुटबाजी नहीं है, ये चिट्ठी श्रीमान दिग्विजय सिंह जी की जो है, ये कार्ड में भी तो कह सकते थे भैया चित्र किसी के हमारे चित्र मत छापना, ये फोन कॉल पर भी तो कह सकते थे। लेकिन चिट्ठी जारी होती है, वायरल होती है, कही जाती है, किसको रोकने की कवायद है और किसको टारगेट किया गया? दिग्विजय सिंह जी है, खाते पीते सोते बैठते राजनीति करते हैं और कई कांग्रेस के मित्र ऑफ द रिकॉर्ड इस बात को भली भांति कहते भी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये सही बात है कि बीजेपी में बलराज मधोक जी से लेकर मैं उदाहरण नाम लेकर इसके बाद दूं कि नहीं दूं मैं सोच रहा हूं, लेकिन आपको आसपास के राज्यों में ही मध्य प्रदेश के आप देखेंगे तो आप जैसा सोचते हैं वैसा बीजेपी में होता हुआ नहीं दिखता है। इसमें तो बीजेपी को ये बात कहनी पड़ेगी, माननी पड़ेगी कि ये पार्टी चलती उसी भावना से है जो उसकी सोच होती है, या पार्टी ये मानती है कि नहीं किसी, कम से कम जो कांग्रेस से इस मायने में तो आप उसकी भिन्नता को स्पष्ट देख पाते हैं। जी शरद जी, क्या ये वो भारतीय जनता पार्टी है जिसमें अटल जी ने कहा था कि चिमटे से नहीं उठाऊंगा ऐसी जोड़ तोड़ की सरकार को? क्या ये वो भाजपा है? क्या ये वो भाजपा है जहां पर कुशाभाऊ ठाकरे जी जैसे नेता अपने कार्यकर्ताओं का जो हनन होता था अधिकारों का वो नहीं होने देते थे, लेकिन यहां पर तो दूसरी पार्टी से लाकर सरकार बनाने के लिए उनको मंत्रिमंडल में सबको जगह देकर अपने लोगों को जो है अपेक्षित करके रख दिया जाता है? ये वो भाजपा है ही नहीं। कार्यकर्ताओं की बात कर रहे थे कि आज राजकुमार धनोरा जी एक कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, आपके ही बुंदेलखंड से आते हैं, रो दिए हैं आंसू फूट फूट के उन्होंने निकाले हैं अपने आंसू कि सिंधिया समर्थक दहेज के अंदर आ गए जैसे बारात के अंदर लोग आते हैं और हमारे अधिकारों को छीन लिया। ये आप ही के कार्यकर्ता हैं, आप ही के नेता हैं। ऐसे ही आप चिट्ठी की बात कर रहे हैं, उमा भारती जी तो प्रत्यक्ष तौर के ऊपर ट्वीट पे ट्वीट, स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट, फेसबुक लाइव करने लगी हैं, सोशल मीडिया के ऊपर निरंतर हमले कर रही हैं। क्या उनके फोन कॉल सुने नहीं जा रहे हैं आपकी पार्टी के अंदर? आप ही की पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। अजय वैष्णोई जी को शांत कर दिया गया, चलिए ठीक है। कुसुम मेदले जी को शांत कर दिया गया, उनकी चिट्ठियां जो भारी पड़ रही थी, अब उमा भारती जी को कौन शांत करेगा? अपने घर की चिंता कर लीजिए, जो कि आपके घर में मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी है और इसीलिए हमें चिंता है कि आपका घर थोड़ा ठीक होगा तो मध्य प्रदेश भी ठीक होगा। मध्य प्रदेश को तो कुछ कर नहीं पाए, इसीलिए अपना घर संभालें, दूसरों के घरों पर हमला करना छोड़ दें। बीजेपी और कांग्रेस में ये भिन्नता तो बहुत स्पष्ट तौर पर दिखती है। ये सही बात है कि आप ये नहीं कह सकते, खुद सुंदरलाल पटवा जी कहते थे कि हम देवताओं की पार्टी नहीं है, हम भी मनुष्यों की पार्टी हैं। इसलिए कई बार वो सारी चीज़ें जो आप एक राजनीतिक दल में देखते हैं, बीजेपी में वो नहीं है, ऐसा दावा कोई नहीं कर सकता है निश्चित तौर पर। लेकिन ये सही है कि बीजेपी का डैमेज कंट्रोल बहुत सख्त है, डिसिप्लिन से कोई समझौता नहीं है। इस वजह से ये भी बिल्कुल सही है
कि कई नेता अपने मन की बात अपने मन में रखकर किनारे चले जाते हैं या धकेल दिए जाते हैं, लेकिन ये बीजेपी में ही संभव है, क्योंकि बीजेपी से निकलने वाला भी जो नेता है या कांग्रेस से भी निकलने वाला नेता है, पार्टी संगठन अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति होता है। इसीलिए जहाज के पंछी की तरह बड़े राजनीतिक दलों से, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी से हो, चाहे हवाला कांड के बाद कांग्रेस से निकले दिग्गज नेता हो या बीजेपी से निकले दिग्गज नेता हो, फिर बीजेपी या कांग्रेस में लौटने के अलावा उनके पास बहुत अधिक विकल्प होते नहीं हैं। बहुत शुक्रिया रजनीश जी, बहुत शुक्रिया अब्बास हफीज साहब, बहुत धन्यवाद संदीप पौराणिक जी। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर, खबरों का सिलसिला लगातार निरंतर जारी है। नमस्कार।